अच्छी और सच्ची खबरों में स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार में सरकार बनाने के मंथन पर और उस दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है। एनडीए खेमा अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, जो कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बैठक में एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए, एनडीए की मीटिंग हो चुकी है, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो चुकी है। एनडीए के खेमे से खबर ये आ रही है कि अब 7 जून को दोबारा मिलेंगे। और वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि तमाम जितने भी एमपीज होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, वो मिलते हैं और उसमें एक नेता चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसमें कि जाहिर तौर पर नेता नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। लेकिन ये 7 जून इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस दिन पोर्टफोलियोज को लेकर तमाम एलाइज के साथ बातचीत हो सकती है। जैसे कि नतीजे आए हैं, इस पूरे अब एनडीए की जितनी भी सीटें आई हैं उनमें एलाइज की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। तो एलाइज अपने लिए बड़ी बड़ी मांग रख सकते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। तो 7 तारीख की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 7 तारीख से पहले भी जो अभी 3 दिन बीच में बच रहे हैं, इनमें भी आपको अच्छी खासी रस्साकसी देखने को मिल सकती है। जैसा कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अब से कुछ देर पहले खत्म हुई और इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ साफ कहा है कि हम उन सभी राजनीतिक पार्टियों का स्वागत करते हैं इंडिया ब्लॉक में जो कि संविधान में विश्वास रखती है। मतलब इंडिया ब्लॉक ने अभी ये तय नहीं किया है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाने वाला है। अभी वो कोशिश करने वाले हैं कि कैसे दूसरी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ आए। इशारा शायद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन वही बात आती है ना मनीष की, नंबर्स की जहां तक बात आती है, अगर दोनों साथ भी आ जाता है तब भी क्या उस जादुई आंकड़े को टच कर पाएंगे? नहीं। अब 2 चीजें ये भी समझाइए। पहली बात तो आज की जो बैठक थी, क्या वो सिर्फ इसलिए थी कि दिखाया जाए कि एनडीए जिस तरीके से चुनावों से पहले इकट्ठा था वो अभी भी इकट्ठा है? पहली बात, क्योंकि हस्ताक्षर हुए और उस चिट्ठी पर सभी दलों ने हस्ताक्षर कर दिए। और दूसरी बात, अब जहां तक आप बात कर रहे हैं पोर्टफोलियोज की, उसको लेकर अभी तक की क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि जब जिस तरह से कल से लेकर आज तक की जो तस्वीर रही, कल जैसे शाम तक क्लियर हुआ कि बहुमत बीजेपी को अकेले नहीं आ रहा है, मतलब एलाइज का रोल बड़ा हो गया। एलाइज ने बड़ा रोल किसका? नीतीश कुमार और नायडू का। उसके बाद से फिर खबर आई कि शरद पवार ने कांटेक्ट किया है नीतीश कुमार को। आज सुबह सुबह जो पहली तस्वीर आई वो ये आई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही प्लेन में ट्रेवल करते हुए दिल्ली आए हैं। तो तमाम तरह के कयास लगे, कहीं ऐसा तो ना हो कि नीतीश कुमार फिर से पलटकर अब इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएंगे, उन्हें कोई ऑफर मिल रहा है। ऐसे में एक हड़बड़ी आपको दिखाई पड़ेगी दोनों ही खेमों में। एनडीए ब्लॉक में यह हड़बड़ी है कि कैसे जल्द से जल्द गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए, और यही एक मैसेज आज की मीटिंग में एनडीए ने देने की कोशिश की है कि सारे के सारे जितने भी एलाइज चुनाव के पहले थे, प्री इलेक्शन के पहले साथ में थे, वो सब अभी भी साथ में बने हुए हैं। किसी के पास कोई मौका नहीं है कि वो उनके एलाइज, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जेडीयू हो, उन पर कोई डोरे डाले। और बड़ी बात ये भी कि जिस तरह से मीटिंग से जो बातें सामने आई, खबर ये आई कि खुद नीतीश कुमार ने और नायडू ने ये कहा पीएम से कि जो है नरेंद्र मोदी से कि आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ बढ़े, जल्द से जल्द उस प्रोसेस की तरफ बढ़े, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं इंडिया ब्लॉक से ये खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सबका स्वागत करते हैं। मतलब दोनों ही तरफ हलचल देखी जा रही है। पोर्टफोलियो की जो बात है वो आज तो कम से कम मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। आज एनडीए ने सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की है सभी को कि हम जितने लोग पहले साथ में थे अभी भी साथ में हैं। मीटिंग के बाद एक बाइट भी सामने आई जो कि चंद्रबाबू नायडू का वीडियो है, उसमें वो कह रहे हैं कि बिना एलाइज के हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो फिर अब अलग हो जाने का कोई मतलब बनता नहीं। न जाने आप लोग क्यों कयास लगा रहे हैं, आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों शक कर रहे हैं कि हम कहीं और चले जाएंगे। तो हवा इसी से मिलती है। आज सुबह, अब इसे आप संयोग कहिए या कुछ और, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक साथ प्लेन में बैठना, पहले आगे पीछे, फिर उसके बाद तेजस्वी का नीतीश के बिल्कुल साथ में बैठ के आना, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मैसेज नीतीश भी दोनों ही खेमों को देते नजर आ रहे थे। और फिर उसके बाद तेजस्वी का ये कहना कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते हैं क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में है। बहुत सारी संभावनाएं। बहरहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन से पहले मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति को
अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिस पर राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से भी मिले। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जिन दो नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। आज इस सिलसिले में पीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें दोनों नेता तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हुए शामिल हुए। इस बैठक में सबसे पहले एनडीए की जीत के लिए तमाम नेताओं ने खड़े होकर कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और फिर सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द सरकार गठन पर जोर दिया। एनडीए में हम लोगों का भाजपा के साथ होना ये बिहार की जनता की मौलिक और जिसको कहिए पुरानी पसंद है, पसंदीदा गठबंधन जो है बिहार की जनता का, वो जदयू का भाजपा के साथ ही रहा है। क्योंकि याद करिए 2005 से ही हम लोगों को जनता का विश्वास एनडीए के रूप में ही मिला था और हम लोगों ने अभी जो कुछ दिनों के लिए हम लोग महागठबंधन में गए थे और फिर अभी एनडीए में हम लोग आए और फिर हम लोग के सामने चुनाव आया, उसके जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने हम लोगों के फैसले का सही होने का मुहर लगा दिया है। सर बहुत क्लियरली बोले हैं कि हम लड़े एनडीए के साथ और रहेंगे एनडीए के साथ। एनडीए का बहुत हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हम एक अच्छी सरकार बनाने वाले हैं सेंटर में भी, वो बहुत क्लियरली बोले हैं सर ने। लेकिन इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल की सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश हुई। इसके बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। अब खबर है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले ही सरकार में अपनी अपनी पार्टियों की भागीदारी को लेकर भी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग पासवान ने 2, जीतन राम मांझी ने 1, एकनाथ शिंदे ने 2 मंत्रालयों की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हम आपको लिए चलते देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर 22 सदस्यों का एक ट्रैकिंग दल ससुराल जाते वक्त खराब मौसम के कारण रास्ते में फंस गया, जिसके बाद इस ट्रैकिंग दल को बचाने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके चलते 13 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया, लेकिन 9 ट्रैकर्स को बचाया नहीं जा सका। हालांकि 9 ट्रैकर्स की मौत की पुष्टि अभी प्रशासन ने नहीं की है। वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनों के गले मिलते ये वो खुश नसीब ट्रैकर्स हैं जो अपने साथियों के साथ 14,500 फीट की ऊंचाई पर खराब मौसम के कारण फंस गए थे। हर गुजरता पल इनकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वायुसेना के ये जवान इनके लिए देवदूत बनकर पहुँचे और उन्हें सही सलामत बचाकर वापस ले आए। कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि 6 साल के रूट पे कुखली टॉप नामक जगह पे एक कोई हमारा ट्रैकिंग दल फंस गया है। उसमें से शायद कुछ लोग सुनने में आ रहा है कि उनकी कैजुअलिटी हो गई है। तो फिर इसके पश्चात मेरे द्वारा एसडीआरएफ टीम से संपर्क किया गया। अभी बीमार हैं, क्या स्थिति है? अभी बीमार तो नहीं है, लेकिन थोड़ा वहाँ से आए तो जो परेशान हैं और टेंशन में है। हाई एल्टीट्यूड से अगर जब एक सडनली आप लो एल्टीट्यूड में आते हो तो थोड़ा सा एक
गिडीनेस वगैरह है और ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये ट्रैकर्स अपने 22 साथियों के साथ 29 मई को सहस्त्रताल की ट्रैकिंग के लिए निकले थे। 2 जून को ये दल सहस्त्रताल के कोखली टॉप बेस कैंप पहुंचा और 3 जून को वो सहस्त्रताल के लिए रवाना हुए, लेकिन वहां अचानक मौसम खराब होने, घने कोहरे और बर्फबारी के बीच सभी ट्रैकर्स फंस गए। पूरी रात उन्हें ठंड में बितानी पड़ी। बताया गया कि इन्हीं में किसी ने इसकी सूचना दल को ले जाने वाली ट्रैकिंग एजेंसी को दी, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए वन विभाग, SDRF और वायु सेना को लगाया गया, जिन्होंने बिना वक्त गवाए इन सभी ट्रैकर्स को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस क्रम में हमने तत्काल SDRF से समन्वय से जो SDRF की माउंटेनिंग टीम है उनको भी रिक्वेस्ट किया और इसके साथ ही ग्राउंड से भी SDRF, फॉरेस्ट एंड अन्य टीमें हमने यहाँ से भेजी हैं और टिहरी से भी समन्वय करते टीहरी से भी टीम भेजी गई है। और उसके बाद हमने हेली के लिए भी, हेली रेस्क्यू के संबंध में भी शासन को अवगत कराया। तो और रात को ही हमने एयरफोर्स को भी रिक्वेस्ट किया था स्टेट के डायरेक्शन में, और उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होके आज सुबह एक चॉपर से SDRF को, देहरादून से SDRF की माउंटेनिंग टीम को भेजा गया है मौके पे और उन्हें उनको ट्रेस आउट किया है। ट्रैकिंग पर गए दल में 18 सदस्य कर्नाटक के, 1 सदस्य महाराष्ट्र का और 3 स्थानीय गाइड शामिल थे, जिनमें 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसमें सभी लोगों से समन्वय करते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और तथा राहत कार्य में जल्दी से जल्दी किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ये बेस कैंप है जहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये बेस कैंप का टॉप वाला जहाँ से वो ट्रैक पे गए थे, इस लोकेशन में उन्होंने इंसिडेंट साइट बताया है। और उसके बाद और लोग जो 9 लोग हैं यहाँ पे हैं और 4 डेड बॉडी यहाँ पे हैं और उसके बाद अन्य लोग नीचे आ चुके हैं जो सेफ बताया। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि इस ट्रैकिंग दल को 7 जून तक वापस लौटना था और ट्रैकिंग पर जाने से पहले इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। फिलहाल इस वक्त प्रशासन का पूरा जोर फंसे हुए ट्रैकर्स को सही सलामत बचाने पर है। इसके लिए इसकी तरफ से हर संभव कोशिश भी की जा रही है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की। यात्रा शुरू होने के ठीक 24 दिन पहले बाबा बर्फानी की तस्वीर सामने आई है। बर्फ से बनने वाले शिवलिंग ने पूरा आकार ले लिया है। सनातन धर्म के लिए बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा सबसे प्रमुख तीर्थ में एक मानी जाती है। सनातन धर्म से जुड़े हर व्यक्ति की अपनी जीवन काल में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने की मनोकामना जरूर होती है और इसी की इच्छा लिए हर साल सैकड़ों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसमें बड़ी संख्या में विदेश में बसे भारतीयों की संख्या भी होती है। शारीरिक रूप से बेहद कठिन अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी और इस महीने की 29 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। 19 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल यहां पहलगाम के पारंपरिक रूट से पूरी कर पवित्र गुफा तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए तीर्थयात्रियों को सबसे पहले जम्मू तक पहुंचना होगा, फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर तय करना होगा। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम या फिर बालटाल, इन 2 रास्तों का विकल्प है। पहले रास्ते की बात अगर की जाए तो ये अनंतनाग जिले के पहलगाम से होकर जाता है और दूसरा रास्ता गांधरबल जिले के बालटाल से होकर गुजरता है। जम्मू से पहलगाम के लिए आप कैब या फिर बस लेकर लगभग 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। जम्मू से बालटाल कैब या फिर बस लेकर 10 घंटे के रास्ते को तय कर सकते हैं। पहलगाम से अमरनाथ गुफा करीब 36 किलोमीटर दूर है, तो वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर दूर है, जिसे इस बार 7 से 12 फीट तक चौड़ा किया गया है, जिसकी वजह से अब इस पर वाहन भी जा सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ BRO सेना की गाड़ियों को ही उन पर जाने की इजाजत है। यात्रा शुरू होने के बाद इस रूट को इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन की चढ़ाई करनी पड़ती है। बालटाल से अमरनाथ गुफा जाने वाले रास्ते पर 1 दिन की ट्रैकिंग के बाद दर्शन करके लौटा जा सकता है। पहलगाम से अमरनाथ पहुंचने का पहाड़ी रास्ता बालटाल से निकलने वाले रास्ते की तुलना में अधिक आसान और सपाट है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए पहलगाम वाला मार्ग सही माना जाता है। वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा का रास्ता पहलगाम से थोड़ा कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला माना जाता है। इसके बावजूद अगर आप जल्दी से जल्दी दर्शन करके लौटना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सही रहेगा।
इन दिनों दोनों रास्तों के बारे में अगर बात करें तो 2 मार्ग कहां से होकर गुजरेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहलगाम मार्ग की अगर बात करें तो जम्मू से पहलगाम पहुंचने के बाद सबसे पहला पड़ाव चंदनबाड़ी होगा। चंदनबाड़ी के बाद पिस्सू टॉप होते हुए आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला स्टॉप शेषनाग होगा। यहां से आगे बढ़ने के बाद पंचतरणी आएगा और इसके बाद आप बाबा बर्फानी तक पहुंच जाएंगे, यानी कि अमरनाथ गुफा तक आप पहुंच जाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। पहलगाम के अलावा अगर हम बात बालटाल मार्ग की करें तो जम्मू से बालटाल मार्ग पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या, वो भी बता देते हैं। इस डोमली अगला स्टॉप होगा, वहां पर थोड़ा आराम करके आप अपने अगले पड़ाव बरारी तक पहुंच सकते हैं, फिर अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाएंगे। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है और इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस गुफा का महत्व बढ़ जाता है। पिछली बार अमरनाथ यात्रा में 4,50,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। तीर्थ यात्रियों से जुड़ी ये संख्या इस बार 6 लाख तक जा सकती है। कुल 52 दिनों की यात्रा होने की वजह से भीड़ ज्यादा होने की संभावना है। यही वजह है कि जम्मू प्रशासन की तरफ से ज्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। चारधाम में श्रद्धालुओं के जोश और जज्बे को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 19 अगस्त तक चलने वाली इस महायात्रा में इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद और नतीजे आने के बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड इस साल की अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और करीब 50 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचे जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल जिस अंदाज से इस साल कश्मीर में पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, उस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ेगी। इसलिए व्यापक इंतजाम जो है इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा की ओर जाने वाले 2 रास्ते, एक तो जो पहलगाम से रिवायती और ट्रेडिशनल रूट है उस पर भी बर्फ हटाया गया है, सड़कें बनाई गई है, और उसी तरह दूसरी सड़क या दूसरा मार्ग जो अमरनाथ गुफा की ओर सोनमर्ग से होते हुए बालतल से जाता है, उन रास्तों को भी न सिर्फ साफ किया गया है बल्कि वहां पर पिछले 2 साल से लगातार लाइट्स लगाने के साथ साथ सड़कों को काफ़ी आसान बनाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा में जम्मू कश्मीर सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी साल भर तैयारी करता है। लेकिन और अब चारधाम यात्रा की पिछले 27 दिनों से चारधाम यात्रा चल रही है। हर स्तर पर इसे सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चारों धामों में उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ की वजह से 20 से 31 मई तक बंद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो चुका है। पिछले 4 दिनों तक चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार रजिस्ट्रेशन में 1500 के स्लॉट बुकिंग को बढ़ाकर 4000 तक कर दिया गया है, जिसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में मौजूद रजिस्ट्रेशन सेंटर में एक बार फिर से भीड़ जुटने लगी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले चरण के दौरान सामने आई कुछ खामियों से सबक लेते हुए रजिस्ट्रेशन सेंटर में कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, और वो नई व्यवस्था क्या है वो आपको बता देते हैं। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और निरंजनी अखाड़े की तरफ से ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने और पीने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत आज ऋषिकेश रजिस्ट्रेशन सेंटर में 4000 तीर्थयात्रियों के बीच भोजन का पैकेट बांटे गए। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और निरंजनी अखाड़े के सहयोग से प्रशासन ये व्यवस्था कर रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जुटने वाली भीड़ तक लगातार बनी रहेगी।
यही वजह है कि हर रोज सुबह 11 बजे से खाने का पैकेट बांटे जाने शुरू हो जाएंगे और भोजन वितरण की ये व्यवस्था शाम तक चलती रहेगी, जब तक कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहेगा। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश के ऑफलाइन सेंटर में तीर्थयात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से 10 वाटर कूलर्स की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे जब दौरा करा था तो उन्होंने यहाँ पे 3 सकारात्मक बदलाव करने के लिए बोला था। उसमें से एक बदलाव तो यही था कि जो लोग यहाँ फंसे हुए लाइन में लगातार खड़े रहने के कारण तो वो उनका जल पानी की कोई व्यवस्था नहीं रह जाती, तो उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए बोला था। इसमें हमारी तरफ से अखाड़े आश्रमों से सहयोग के लिए प्रार्थना करी गई, जिसमें नीलंजनी अखाड़े के पूजनीय महंत श्री रविंद्र पुरी जी के सहयोग से आज ये शुरू हुआ है। इसमें गंगा सभा की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि वो लोग भी इसमें अपना सहयोग करेंगे। तो हमारा प्रयास तो यही है कि ये जो शुरुआत की गई निरंतर चले। जब भी हमारी आवश्यकता होती है मनसा देवी ट्रस्ट सामने आता है। जब हमने देखा बहुत भीड़ है, यात्री बहुत हिंदुस्तान से आया हुआ है, हमने यही उचित समझा कि हम अपनी ओर से मनसा देवी की ओर से हम सेवा में लग जाएं और आज हमने सेवा शुरू की है। आज हमने लंगर की सेवा और हमने निश्चय किया है जब तक हरिद्वार में भीड़ रहेगी तब तक मनसा देवी मंदिर की ओर से लंगर चलता रहेगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज।